ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक। इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि बहुलक आखिर कहते किसको हैं। तो देखो जी, ये जो पॉलीमर है ना, पॉलीमर ये दो शब्दों के मिलने से बना है। कौन कौन? पॉली और मर, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पॉलीमर। देखो, पॉली माने होता है मेनी, पॉली माने मेनी माने कुछ अनेक, माने कि बहुत सारा, ढेर मानी। ठीक। मर मीन्स होता है पार्ट, यानी कि भाग, या यूनिट कह सकते हैं, यानी कि इकाई। तो पॉलीमर जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? पॉली और मर। पॉली माने कि पॉली का अर्थ हुआ मेनी, और मेनी माने अनेक, माने कि बहुत सारा, ढेर मानी। मर मीन्स पार्ट या यूनिट, यानी कि इकाई। यानी कहने का मतलब कि पॉलीमर में बहुत सारा यूनिट रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब बहुत छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं, यानी कि जब बहुत छोटे छोटे इकाई यूनिट आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा यूनिट का निर्माण होता है। उसी को जो बोलते हैं पॉलीमर। तो बहुलक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नहीं ना है कि बहुलक किसे कहते हैं। तो जब बहुत छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं तो उस बृहद अणु को बहुलक कहते हैं, और उस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलीकरण। अब देखो, इसको थोड़ा दूसरा तरीका समझते हैं। कह रहा है कि जब बहुत छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं, ठीक ना, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्मॉल यूनिट माने छोटे छोटे अणु या छोटे छोटे इकाई। तो ऐसा बहुत सारा ना, यानी एन गो कह सकते हैं, एन से गुना मैंने 1 2 3 4 5 अनंत तक हो सकता है। तो जब बहुत छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं, यानी कि जब बहुत छोटे छोटे इकाई आपस में मिलेगा तो एगो बड़ा इकाई बनेगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं बिग यूनिट। बिग यूनिट लिखे में किसी को दुख, अरे वही बात यह है कि जब बहुत छोटे छोटे यूनिट आपस में मिलेंगे, ठीक ना, तो बिग यूनिट एगो बड़ा यूनिट बनेगा, एक बहुलक कहते हैं। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो स्मॉल यूनिट है ना उसको बोलते हैं माइक्रो यूनिट। क्या बोलते हैं जी? माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, यानी कि छोटा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ढेर मानी माइक्रो यूनिट, यानी से गुना कर देंगे तो ढेर मानी हो जाएगा। यानी जब बहुत सारा माइक्रो यूनिट बनेगा ना तो एगो बड़का बन जाएगा, और उसको बोलते हैं मैक्रो यूनिट। मैक्रो यूनिट। ठीक उसी प्रकार ऐसा कहा जाता है कि जब ढेर मानी मोनोमर मिलेगा, क्या चीज मिलेगा? ढेर मानी क्या चीज मिलेगा? मोनोमर। तब मिल के बन जाएगा कौन चीज? पॉलीमर। ठीक। और ये जो प्रक्रिया है, यानी कि मोनोमर से जो पॉलीमर बना उसको बोलते हैं, हाँ, पॉलीमेराइजेशन। हिंदी में बहुलीकरण। तो याद रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब बहुत छोटे छोटे यूनिट मिलते हैं आपस में तो एगो बड़ा यूनिट बन सकता है, या जब बहुत सारा माइक्रो यूनिट मिलता है तो मैक्रो यूनिट बन सकता है, या जब बहुत सारा मोनोमर मिलकर बनता है आपस में तो काची बन जाता है? पॉलीमर। यानी कि जब बहुत सारा मोनोमर आपस में मिलता है तो काची का निर्माण हो जाता है? पॉलीमर। और मोनोमर से पॉलीमर का निर्माण होने की प्रक्रिया को ही कौची कहते हैं? पॉलीमेराइजेशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुलीकरण। तो यही बात तो अभी समझा रहे थे कि जब बहुत छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं तो यही बड़का अणुआ को बहुलक यानी कि पॉलीमर कहते हैं, और इस प्रक्रिया को कौची कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता ना है कि मोनोमर किसे कहते हैं? मोनोमर को हिंदी में कहते हैं एकलक। क्या कहते हैं जी? एकलक। और ये तो अभी पढ़वे कि इसको हिंदी में कहते हैं बहुलक। तो बहुलक किसे कहते हैं ये तो समझिएगा। ऐसा कह सकते हैं कि बहुलीकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को मोनोमर कहते हैं। अरे ढेर मानी मोनोमर भाग लिया तो ना पॉलीमर बना, और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो बहुलीकरण हो रहा है तो ये मिलने वाला पदार्थ है और ये बनने वाला पदार्थ है, ठीक ना। तो बहुलक किसे कहते हैं? तो ढेर मानी मोनोमर मिलके बहुलक का निर्माण करता है। लेकिन मोनोमर क्या कहते हैं? तो बहुलीकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को मोनोमर कहते हैं। याद रहेगा। तो मोनोमर या एकलक किसे कहते हैं? तो बहुलीकरण प्रक्रिया जो है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को मोनोमर कहते हैं, और बनने वाले पदार्थ को पॉलीमर कहते हैं, यानी कि बहुलक कहते हैं।
अगला हम लोग का टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर, माने कि पॉलीमर के प्रकार। तो पॉलीमर का प्रकार बहुत सारा है, लेकिन अलग अलग कंडीशन है, किसके आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स माने स्रोत, तो स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। स्रोत माने होता है प्राप्ति, ठीक ना, मैंने कहाँ से प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है। तो प्राप्ति के आधार पर बहुलक कै प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के, यानी सोर्स के आधार पर बहुलक कै प्रकार के, 3 प्रकार के। तो अब देखो पहले लिख लेते हैं तीनों के, ठीक ना। पहला है आपका प्राकृतिक बहुलक, पहला कुछ है जी प्राकृतिक बहुलक, इसको बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। क्या बोलेंगे? नेचुरल पॉलीमर। दूसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, ठीक, इसको बोलेंगे सेमी सिंथेसिस पॉलीमर, ठीक ना, सेमी माने आधा, अर्ध। और तीसरा आपका है संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक, या इसी को बोल सकते हैं हाँ कृत्रिम बहुलक, सिंथेसिस पॉलीमर या आर्टिफिशियल पॉलीमर, इसी को बोलते हैं मैन मेड पॉलीमर। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक बहुलक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, नेचुरल पॉलीमर। तो देखो प्राकृतिक बहुलक का अर्थ है ना कि वैसा बहुलक जिसको प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे? प्राकृतिक स्रोत से। तो प्राकृतिक स्रोत में पेड़ पौधा आ सकता है या जीव जंतु भी तो आ सकता है, ये दोनों प्रकृति का ना है, ये दोनों नेचर में ही पाया जाता है, ठीक ना। तो प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? तो वैसा बहुलक जिसे प्राकृतिक स्रोत अर्थात पेड़ पौधा या जीव जंतु से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। याद रहेगा, प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? तो वैसा बहुलक जिसे प्राकृतिक स्रोत अर्थात पेड़ पौधा तथा जीव जंतु से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। अब इसमें जो मेन बात है उसका एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक ना। तो जैसे हम लोग इससे पिछला जो चैप्टर था बायोमोलिक्यूल, ठीक ना, उसमें प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, प्रोटीन पढ़े थे ना। तो बताए होंगे कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी कि ढेर मानी अल्फा एमिनो अम्ल मिलता है तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब कि प्रोटीन भी क्या है? बहुलक ही है। प्रोटीन भी क्या है? बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल बताए थे, तो प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, सेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक माने वही प्राकृतिक स्रोत से जो पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ होगा, ETC, ये सब किसका एग्जाम्पल है जी? प्राकृतिक बहुलक का ही एग्जाम्पल है। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, सेलुलोज, स्टार्च, प्राकृतिक रबड़ इत्यादि, ये सब जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है? प्राकृतिक बहुलक का। अर्ध संश्लेषित बहुलक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेमी सिंथेसिस पॉलीमर। देखो ये जो रहता ना है प्राकृतिक बहुलक ही रहता है जी। क्या रहता है? इससे पहले अभी हम लोग पढ़े ना प्राकृतिक बहुलक, तो रहता है प्राकृतिक बहुलक ही, लेकिन इसका रूपांतरण किया जाता है। क्या किया जाता है? रूपांतरण, और रूपांतरण करके क्या चीज बना दिया जाता है? अर्ध संश्लेषित बहुलक, यानी कि मॉडिफाइड किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्ध संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं? तो वैसा बहुलक जिसे प्राकृतिक बहुलक के रासायनिक रूपांतरण के फल स्वरूप बनाया जाता है उसी को बोलते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। रहता है प्राकृतिक बहुलक है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है रासायनिक विधि से, रासायनिक रूपांतरण यानी कि मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो जो बहुलक प्राप्त होता ना है उसी को बोलते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं सेलुलोज, तो सेलुलोज क्या है? अभी हम लोग पढ़े कि प्राकृतिक बहुलक है, अभी हम लोग पढ़े ना कि सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन सेलुलोज को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, ध्यान सुनना, सेलुलोज को सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, तो बनता है सेलुलोज डाई एसीटेट। किसका निर्माण होता है जी? सेलुलोज डाई एसीटेट। अभी जो सेलुलोज डाई एसीटेट हुआ ना, ये क्या हो गया? अर्ध संश्लेषित बहुलक, और इसी को रेयन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयन कहते हैं।
रेयॉन क्या एक तरह से रेशा है, रेयॉन। नाइलॉन के नाम सुना है, नाइलॉन के रस्सी आता है, तो नाइलॉन रेयॉन क्या है, रेशा। सबसे पहला जो रेशा कौन है जिसको कृत्रिम रूप से बनाया गया था, तो लड़का लोग कंफ्यूज हो जाता है, कभी रेयॉन आंसर दे देता है, कभी दे देता है नाइलॉन। तो एकदम पूरी तरह से कहा जाता है नाइलॉन, एकदम पूरी तरह से आदमी बनाया है, यानी कि कृत्रिम रूप से है, पूर्ण रूप से, तो आंसर का होगा नाइलॉन। लेकिन ये भी कृत्रिम है और ये भी संश्लेषित है, संश्लेषित माने कृत्रिम, लेकिन अर्ध संश्लेषित न है, पूर्ण रूप से ही नहीं है। तो अंतर यही है कि रेयॉन जो होता है ना से अर्ध संश्लेषित बहुलक में चल जाता है, लेकिन नाइलॉन जो है से सिर्फ संश्लेषित बहुलक, यानी कि वो पूर्ण रूप से बना हुआ है। ठीक, अब देखो ठीक उसी प्रकार सेलुलोज नाइट्रेट एक होता है, सेलुलोज नाइट्रेट। तो सेलुलोज तो था क्या, प्राकृतिक बहुलक, लेकिन जब सेलुलोज को हम मॉडिफाई किए, रासायनिक रूपांतरण कर दिए, तो सेलुलोज नाइट्रेट बना। अब सेलुलोज नाइट्रेट जो एग्जांपल हो जाएगा किसका हो जाएगा, अर्ध संश्लेषित बहुलक का। एक होता है जैसे अभी हम लोग पढ़े प्राकृतिक रबड़, क्या चीज लेते हैं यहाँ पर, प्राकृतिक रबड़। तो प्राकृतिक रबड़ कैसा बहुलक है जी, प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ जो पेड़ पौधा से रबड़ प्राप्त हुआ है, ठीक ना, वो हो गया प्राकृतिक बहुलक। लेकिन जो शुरू बार में जो रबड़ प्राप्त होता ना है, बहुत मुलायम होता है, क्या होता है, बहुत मुलायम होता है, उससे फिर सामान बनाया नहीं जा सकता है, ठीक ना। तो उसको थोड़ा सा कठोर करना रहता है, उसको हार्ड करना रहता है, तो उसमें मिलाया जाता है सल्फर, क्या मिलाया जाता है, सल्फर। और जब सल्फर मिला देते ना है तो ओकरा बोलते हैं वल्कनित रबड़, क्या बोलते हैं, वल्कनित रबड़। तो पहले था प्राकृतिक रबड़, लेकिन जब सल्फर के साथ अभिक्रिया करा दिए, तो रासायनिक रूपांतरण करा दिए, अब बन गया वल्कनित रबड़। तो ये जो वल्कनित रबड़ है ना, किसका एग्जाम्पल हो जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक का। तो याद रहेगा अर्ध संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं, तो वैसा बहुलक, वैसा बहुलक जिसे प्राकृतिक बहुलक के रासायनिक रूपांतरण के द्वारा तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, उसे अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे सेलुलोज को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सेलुलोज डाइएसिटेट का निर्माण होता है, जिसे रेयॉन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सेलुलोज डाइएसिटेट जो एग्जाम्पल हुआ ना, अर्ध संश्लेषित बहुलक का हुआ। ठीक उसी प्रकार सेलुलोज नाइट्रेट, वल्कनित रबड़, ये सब किसका एग्जाम्पल है, अर्ध संश्लेषित बहुलक का। वल्कनित रबड़ किसे कहते हैं, तो जब प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है उसमें जब सल्फर को मिला देते हैं, माने कि सल्फर से अभिक्रिया करा देते हैं, तो एक तरह से रिएक्शन हो गया, यानी कि रासायनिक रूपांतरण हो गया, मॉडिफाई हो गया, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, वल्कनित रबड़ का। और वल्कनित रबड़ जो होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक के अंतर्गत आता है। तो इतना नोट करेंगे ना। तीसरा हम लोग का है संश्लेषित बहुलक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको जी, सिंथेसिस पॉलीमर। तो संश्लेषित बहुलक को ही बोलते हैं कृत्रिम बहुलक, आर्टिफिशियल पॉलीमर। और इसी की बोला जाता है मैन मेड पॉलीमर, क्यों, क्योंकि इसको आदमी लोग, वैज्ञानिक लोग बनाता है, ठीक ना। तो अब देखो जी संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं, ठीक ना, तो वैसा बहुलक, वैसा बहुलक जिसे मानव के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक ना, वैसा बहुलक जिसे कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा तैयार किया जाता है, उसी को संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक या मैन मेड पॉलीमर, मैन मेड बहुलक कहते हैं, याद रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल तो देखो जी, एग्जाम्पल बहुत सारा है, एग्जाम्पल इसका बहुत सारा है। जैसे पॉलीथीन का नाम सुना है, पॉलीथीन हिंदी या इंग्लिश लिखो बात वही है, ठीक ना, ये प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाता है पॉलीथीन, ठीक ना। तो पॉलीथीन क्या है, पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं पॉलीथीन, गाय भैंस से पॉलीथीन प्राप्त होगा। पॉलीथीन को आदमी ये लोग ना बनाता है, वैज्ञानिक लोग ही ना। तो पॉलीथीन आपका क्या हो जाएगा, संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक या मैन मेड बहुलक इसको कह सकते हैं, ठीक ना। हाँ, पीवीसी का नाम सुना है, इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, अब यहीं पर ही पता बताएंगे कि पीवीसी क्या है, तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना, अलग पढ़ेंगे इसको, ठीक ना। अभी सिर्फ एग्जाम्पल, तो पॉलीथीन, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, का नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके अलावा और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे नाइलॉन, नाइलॉन, बैकेलाइट, बैकेलाइट, मेलामाइन, मेलामाइन, ईटीसी कर देते हैं। तो ये सब जो है ना कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, इसीलिए ये सब को कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इससे पहले था सोर्स के आधार पर ना, बहुलक 3 प्रकार के, अगला बार है स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर भी बहुलक है प्रकार, 3 प्रकार ही है, ठीक ना। पहला आपका क्या है, रैखिक बहुलक, दूसरा है शाखित श्रृंखला बहुलक,
तीसरा आपका है तिर्यक बंधित बहुलक, या इसी का एक और नाम क्या है, जालक्रम बहुलक। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे रैखिक बहुलक, तो रैखिक बहुलक लेकर रख दिया जाए। पहला हम लोग का जो है रैखिक बहुलक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर। लीनियर यानी लाइन, रेखा के रूप में रहेगा, ठीक ना। तो ये जो बहुलक है ना कुछ ऐसा रहता है जी, ठीक ना। अब देखो तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, यानी कि रैखिक बहुलक किसे कहते हैं, तो वैसा बहुलक जो लंबी तथा रेखा के रूप में होता है। वैसा बहुलक जो लंबी तथा रेखा, माने कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ऐसा रहेगा, मैथ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो रैखिक बहुलक किसे कहते हैं, तो वैसा बहुलक जो लंबा भी होगा और रेखा लाइन के रूप में रहेगा, तो कैसे बोलते हैं, रैखिक बहुलक। याद रहेगा जी, रैखिक बहुलक किसे कहते हैं, तो वैसा बहुलक जो लंबा तथा रेखा के रूप में रहता है, उसी को रैखिक बहुलक कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता ना है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब देखो पॉलीथीन दो प्रकार का होता है, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो सब आगे पढ़ेंगे, बोलो अभी सिर्फ एग्जाम्पल के बात हो रहा है, क्या है इसके बारे में आगे। तो जो हाई माने ऊंचे, डेंसिटी माने घनत्व, और पॉलीथीन समझ रहा है, तो ऊंचे घनत्व वाले जितना भी पॉलीथीन है ना, किसका एग्जांपल हो जाता है, रैखिक बहुलक। यानी कि ये जो रेखा के रूप में ऐसा रहता है ना, सटा हुआ रहता है, पास रहता है बहुत ज्यादा रेखा, ऐसा थोड़े तीनों को रहेगा, पास में बहुत ज्यादा रेखा रहता है। तो जब पास में कोई चीज रहता है ना, तो उसका डेंसिटी कुछ हो जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो याद रहेगा। अगला हम लोग का है शाखित श्रृंखला बहुलक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रांड चैन पॉलीमर। तो देखो शाखित श्रृंखला बहुलक किसे कहते हैं, रहेगा रैखिक बहुलक ही है ना, सीधा है। तो रहेगा रैखिक बहुलक ही, लेकिन इसमें कुछ शाखा ब्रांच निकला हुआ रहेगा, जैसे पेड़ पर कैसे लिखा रहता है शाखा। तो वैसा बहुलक जिसके रैखिक संरचना में कुछ शाखाएं निकली हुई रहती है, उसी को शाखित श्रृंखला बहुलक कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, या यहाँ पर पॉलीमर भी लिख सकते हैं, पॉलीथीन भी पॉलीमर है ना, है जो श्रृंखला के रूप में ऐसा है ना, शाखा के रूप में जो है ना फेंका हुआ है, निकला हुआ ना है, जिसके कारण इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, पास नहीं रहता। ऐसे भी सोचो ना कि यहाँ इतना शाखा है तो दूरे ना रहेगा, सटेगा ये थोड़ी। अब अरे इसको आप सटाएंगे तो यहीं तक ना सटेगा, यहाँ सटेगा। यहाँ कहने का मतलब है कि ज्यादा पास नहीं आता है, तो ज्यादा पास नहीं आएगा तो घना तो कम ना हो जाएगा। इसलिए लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता ना है, शाखित श्रृंखला बहुलक में जाता है। अगर कहेंगे कि दोनों में मजबूत कौन होता है, कौन दोनों में, इससे पहले पढ़े रैखिक बहुलक और यह शाखित श्रृंखला बहुलक, तो दोनों में ज्यादा मजबूती वाला हो जाता है, क्या है कि इसमें शाखा पावल जाता है ना, ठीक। तो नोट करना है। तीसरा हम लोग का है तिर्यक बंधित अथवा जालक्रम बहुलक, इसको इंग्लिश में क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं, जाल के रूप में रहेगा, बहुत सारा इसमें रहेगा शाखा, ठीक ना। अब देखो जी, अब बात है कि तिर्यक बंधित या जालक्रम बहुलक किसे कहते हैं। तो देखो वैसा बहुलक जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में माने कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, तिर्यक बंधित अथवा जालक्रम बहुलक। याद रहेगा, वैसा बहुलक जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि द्विबंधन या त्रिबंधन के द्वारा एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, तिर्यक बंधित अथवा जालक्रम बहुलक कहलाते हैं, ठीक ना। इसका दो गो एकदम फेमस एग्जाम्पल एकदम रट जाना है, मेलामाइन और क्या, बैकेलाइट। ये दोनों प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो मेलामाइन और बैकेलाइट किसका एग्जांपल है, क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर, ऐसा जाल के रूप में ही संरचना रहता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जैसा रहता है, ठीक ना। अब एक बात और बताओ, संरचना के आधार पर बहुलक तीन प्रकार के, पहला बोलो रैखिक बहुलक, दूसरा शाखित श्रृंखला बहुलक, तीसरा तिर्यक बंधित अथवा जालक्रम बहुलक। तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा, तो यही वाला होगा, ठीक ना। यानी कि मेलामाइन और बैकेलाइट बहुत ज्यादा मजबूत होता है।